हेलो फर्स्ट ईयर, मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। मैं पिछली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, केंद्रीय बैंक के कार्य, साख नियंत्रण की विधियाँ, जिनके अनुसार केंद्रीय बैंक के कार्यों की चर्चा की गई थी। इस क्लास में, इस लेक्चर में हम साख नियंत्रण के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। साख नियंत्रण के 3 प्रकार के उपाय होते हैं। पहला उपाय है मात्रात्मक या सामान्य उपाय, दूसरा है गुणात्मक या विशिष्ट उपाय, तीसरा है अन्य उपाय। पहला है मात्रात्मक व सामान्य उपाय, जिसमें पहला है बैंक दर और दूसरा है परिवर्तनशील नकद अनुपात यानी कैश रिजर्व रेशो और वैधानिक तरलता अनुपात, तीसरा है खुले बाजार की क्रियाएं, चौथा साख मॉनेटरी व्यवस्था। इसी प्रकार गुणात्मक उपाय में पहला न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, दूसरा न्यूनतम उधार की दरें, तीसरा उधार की अधिकतम सीमाएं। अन्य उपाय हैं नैतिक दबाव, प्रचार और प्रत्यक्ष कार्रवाई। अब हम साख नियंत्रण के मात्रात्मक व सामान्य उपाय की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला होता है बैंक दर। बैंक दर को सरकार अमेरिका में बट्टे की दर भी कहते हैं। बैंक दर केंद्रीय बैंक की वह मुद्रा उधार देने की न्यूनतम राशि होती है, दर होती है। वैसे इसी दर पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की खरीद व पुनर्कटौती भी किया करती है। आरबीआई की इंडिया एक्ट में बैंक दर व स्टैंडर्ड दर मानी गई है, जिस पर बैंक उन विनिमय बिलों व अन्य व्यापारिक प्रपत्रों को खरीदने व उनकी पुनर्कटौती के लिए तैयार रहता है, जिन्हें वह इस अधिनियम के अंतर्गत खरीद सकता है। लेकिन भारत में बिल बाजार के अभाव में बैंक दर यह दर मानी गई है, जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को मूल्य उधार देता है। बैंक दर के बढ़ने का आर्थिक प्रभाव। सबसे पहला है साख संकुचन। बैंक दर के बढ़ने से साख संकुचन होता है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर्ज पर अपेक्षाकृत अधिक ब्याज देना पड़ता है, जिससे उनके द्वारा केंद्रीय बैंकों को लिया जाने वाला कर्ज कम हो जाता है। साथ ही व्यापारिक बैंक अपने ब्याज की दरें भी बढ़ा देते हैं, जिससे व्यापारी व अन्य ग्राहक कम मात्रा में उधार देने लगते हैं। दूसरा है नए विनियोग में कमी। बैंक दर के बढ़ने से एवं परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ जाने से नए विनियोगों में कमी आती है, जिससे रोजगार व आय घटने लगते हैं। तीसरा कीमतों में कमी। जिन व्यवसायियों ने उधार की रकम के आधार पर माल जमा कम रखा है, वे ब्याज की दरें बढ़ जाने से कुल ब्याज का भार अधिक हो जाने के कारण माल बेचने लगते हैं, जिससे कीमतों में गिरावट आती है। चौथा है विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। जिस देश में बैंक दर बढ़ती है, उसमें विदेशों से ऊंचे ब्याज के कारण पूंजी आकर्षित होती है, इसलिए इसे विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। भारत में व्यापार की ब्याज की दर ऊंची करने से विदेशी पूंजी के आगमन को प्रोत्साहन मिल रहा है। पांचवा है बैंक दर को कम करने के आर्थिक प्रभाव। बैंक दर में कमी करने से साख का विस्तार होता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से ज़्यादा मात्रा में उधार लेते हैं और अपनी ब्याज की दर कम करने के व्यवसाय व उद्यमियों को ज़्यादा मात्रा में उधार देते हैं। इससे नया विनियोग बढ़ता है व उत्पादन व आय बढ़ते हैं। लेकिन संभवतः एक देश की पूंजी विदेशों में जाने लगती है, इसलिए आर्थिक मंदी की अवधि में बैंक दर कम करके कुछ सीमा तक विनियोग बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन जब तक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर स्थायी रूप से नहीं घटती, तब तक ब्याज की दर को घटाना संभव नहीं होता। बैंक दर की सफलता की शर्तें। पहला, देश में संगठित मुद्रा बाजार हो। बैंक की दर की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश में संगठित मुद्रा बाजार हो व अन्य ब्याज की दरें बैंक दर के परिवर्तन से प्रभावित हो। यदि ऐसा नहीं होता तो बैंक दर अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। दूसरा है व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक को पर्याप्त मात्रा में उधार ले। केंद्रीय बैंक तभी प्रभावशाली होता है जब व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंकों में काफ़ी मात्रा में कर्ज लेते हैं।
यदि वे केंद्रीय बैंक पर कर्ज के लिए निर्भर नहीं करते तो उस सीमा तक बैंक दर को प्रभाव कम हो जाता है। तीसरा है, यदि विनियोग के अवसर कम होते हैं तो ब्याज की दर कम हो जाने पर भी लोग बाग ज़्यादा मात्रा में उधार नहीं लेते। अगला है भारत में बैंक दर। भारत में बैंक दर शुरू में नवंबर 1951 में 3 से 3.5% थी। उस समय उसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के दबाव कम करने था। अब समय समय पर इसमें परिवर्तन है। 1974 में 7 से 9% कर दी गई। इसी प्रकार समय समय पर ब्याज दर कभी 11%, कभी 12% कर दी गई, जिसका विस्तार से इसमें दिया गया है। दूसरा है परिवर्तनशील नकद रिजर्व अनुपात। वह बैंकों के लिए वैधानिक तरता यानी CRR और SLR। इसमें पहला है परिवर्तन नकद रिजर्व अनुपात। केंद्रीय बैंक के पास व्यापारिक बैंक को अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का एक निश्चित प्रतिशत नकद रूप में जमा रखना पड़ता है, जो प्रचलित कानून के अनुसार देनदारियों का 3 से 15% के बीच हो सकता है। इसे नकद रिजर्व अनुपात भी कहते हैं। एक बैंक की शुद्ध मांग व अवधि देनदारियां निकालने के लिए उसकी कुल मांग व अवधि देनदारियों में से अन्य बैंकों व वित्तीय संस्थाओं की उस बैंक के प्रति देनदारियों को घटा दिया जाता है। इसका गुण, इसका प्रभाव शीघ्र होता है। दूसरा, यह विधि खुले बाजार की क्रियाओं से ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। तीसरा है, जिस देशों में प्रतिभूतियों के लिए पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं होता उससे ये विधि ज़्यादा सफल है। अवगुण, यह विधि कठोर व बेलोच है क्योंकि बैंकों के पास ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तरल स्थिति कमजोर होती है। सभी क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होने से क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। दूसरा है बैंकों के लिए वैधानिक तरल अनुपात। व्यापारिक बैंकों को वैधानिक दृष्टि से अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों के लिए निश्चित अनुपात अपने पास तरल वित्त परिसंपत्ति के रूप में रखना पड़ता है। ये वैधानिक तरलता अनुपात अथवा SLR कहलाता है। भारत में इस तरल परिसंपत्तियों में नकद राशि, सोना व स्वीकृत प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। जैसा कि एक उदाहरण द्वारा बताया गया है, जिसको आप डिटेल से पढ़ें। अगला है खुले बाजार की क्रिया। बैंक द्वारा साख नियंत्रण का ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। साख नियंत्रण के परंपरागत उपायों के में ये सदैव महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे खुले बाजार की क्रिया केंद्रीय बैंक के द्वारा विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों के क्रय विक्रय के माध्यम से संचालित की जाती है, जैसे सरकारी प्रतिभूतियां, व्यावसायिक विनिमय बिल, विदेशी विनिमय, सोना या कंपनी के शेयर। लेकिन व्यवहार में सरकारी प्रतिभूतियां की क्रय विक्रय तक सीमित है। खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद का प्रभाव। यदि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के नकद रिजर्व बढ़ाना चाहे तो वह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने लगता है। कोई भी व्यक्ति व फर्म सरकारी प्रतिभूतियों को बेचते समय केंद्रीय बैंक से चेक प्राप्त करते हैं, जिसे वे किसी भी व्यापारिक बैंक में जमा कराते हैं। व्यापारिक बैंक इसे केंद्रीय बैंक के पास भुगतान के लिए भेजते हैं। केंद्रीय बैंक के संबंधित व्यापारिक बैंक के खाते में उतनी जमा राशि जमा कर देता है। व्यापारिक बैंक इस जमा के आधार पर किसी भी को कर्ज देकर सरकार साख का निर्माण कर सकता है, जिसका विस्तृत विवरण पहले व्यापारिक बैंक के अध्याय में दिया गया है। यदि व्यापारिक बैंक सरकारी बैंक को बेचते हैं तो उसका प्रभाव वैसा ही पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।